नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तापस यूएवी को लेके। तो फाइनली तापस यूएवी, जो कि ऑलमोस्ट आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिजेक्ट किया जा चुका था, अभी नेवी के एफर्ट की वजह से वापस रिवाइव हो चुका है और अभी तापस यूएवी अपनी प्रीवियस बेंचमार्क को भी जल्दी तोड़ने की कोशिश करने वाला है, जो कि आर्मी और एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट से भी कई गुना बेहतर परफॉर्म करने की बात डीआरडीओ की तरफ से कंफर्म किया जा चुका है। इस बीच नेवी की तरफ से पहले से ही तापस यूएवी की 4 यूनिट को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा चुका है और अभी नेवी की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी इन यूएवीज को खास करके स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट्स को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि यूएवी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और इंडियन नेवी की मैरिटाइम सर्विलेंस कैपेबिलिटी को भी एनहांस करने वाले हैं। नेवी में जो तापस यूएवी इंडक्ट किए जाने वाले, ये खास करके इसकी मैरिटाइम वेरिएंट होने वाले और मैरिटाइम तापस यूएवी को स्पेशली डिजाइन किया जाएगा ताकि इंडियन ओशन रीजन में मौजूद हमारे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स पर नजर रख सकेगा। इनमें एडवांस सेंसर कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन को इंश्योर करते हैं। साथ ही यूएवी हाई एंड्योरेंस और लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं, जो कि इंडियन नेवी को टैक्टिकल एज को प्रोवाइड कर पाएगा। कुछ फॉर्मर नेवल एक्सपर्ट्स के मुताबिक मैरिटाइम तापस यूएवी का इंडक्शन इंडियन नेवी की कॉम्बैट रेडीनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है और यूएवी पीस टाइम ऑपरेशन के लिए सक्सेसफुल रहेंगे और साथ ही ये वॉर टाइम में भी काफ़ी इफेक्टिव होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर यूएवी ऑफिशियली इंडियन नेवी में इंडक्ट होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इस सेगमेंट में अभी इंडियन नेवी मेनली P-8 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है और अभी भी इंडियन नेवी को इस स्टैंडर्ड की और ज़्यादा एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ने वाली, जिस वजह से नेवी की तरफ से इसे एडिशनल 6 से 8 P-8 एयरक्राफ्ट को खरीदने का रिक्वेस्ट किया गया था, पर फिलहाल अभी इस प्रोग्राम को होल्ड पर रखने का फैसला किया गया और बदले में एक इंडिजिनस मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें पहले स्टेप पर अभी नेवी की तरफ से C-295 एयरक्राफ्ट को बेस करके 9 मीडियम रेंज मैरिटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का फैसला किया गया, जो कि अभी इंडियन नेवी की इमीडिएट रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला है, जिसमें बेस के तौर पर अभी भारत में ही बनाए जाने वाले C-295 एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पेलोड को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि इनको मैरिटाइम ऑपरेशन की कैपेबिलिटी देने वाले हैं। लेकिन इंडियन नेवी का जो मेन एम है वो P-8 एयरक्राफ्ट की स्टैंडर्ड की मैरिटाइम पेट्रोल और सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करना है, जिसके लिए अभी एक लार्जर एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें बोइंग की 737 क्लास की या सिमिलर स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाएगा। उसको बाद में P-8 एयरक्राफ्ट की स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का प्लान किया जा रहा है। फिलहाल ये मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो सकती है और ये नेवी की मैरिटाइम पेट्रोलिंग कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस भी कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन्स को लेकर, और अभी हम इंडियन नेवी की कन्वेंशनल सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन नेवी की अंडर वाटर आर्सेनल अभी धीरे धीरे और मजबूत होने वाला है, क्योंकि अभी नए कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन को एक्वायर करने की बातचीत दोबारा शुरू हो चुकी है। इन सबमरीन्स को एक्वायर करने के लिए अभी इंडियन नेवी और मझगांव डॉक लिमिटेड के बीच एडवांस लेवल में डिस्कशन चल रही है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट अभी 35,000 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है, यानी कि रफली $4.19 बिलियन के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसमें नेवी 3 एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन को एक्वायर करने वाला है, जो मॉडर्न सेंसर्स और AIP सिस्टम के साथ बनाए जाने वाले हैं, जिस वजह से इनकी कॉस्ट प्रीवियस कलवरी क्लास की सबमरीन से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हालांकि इनकी फाइनल प्राइस में थोड़ा रिडक्शन होने की उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हर अपग्रेडेड कलवरी क्लास के सबमरीन की कॉस्ट $1.2 बिलियन से $1.3 बिलियन के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है। ये पहले एक्वायर किए गए कलवरी क्लास के सबमरीन से लगभग 62% के आसपास ज़्यादा पड़ने वाला है, जिनका यूनिट कॉस्ट तब $680 मिलियन के आसपास की थी। यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होने का एक मेजर कारण AIP सिस्टम भी होने वाला है, जो कि प्रीवियस सबमरीन में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा पहले 6 कलवरी क्लास के सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट करने के बावजूद भी
मजगांव डॉक लिमिटेड इंडिजिनस कंटेंट को 60% से ज़्यादा पुश नहीं कर पाई थी। क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए फ्रेंच ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट था, जिस वजह से यूनिट कॉस्ट को अभी भी ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता है। आने वाले प्राइस नेगोशिएशन के दौरान ये थोड़ा बहुत कम होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें एक कमेटी बैठेगी जहाँ पर इसकी कॉस्ट को थोड़ा कम करने के लिए बातचीत किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम किसी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ टाई अप करके कोई चीज़ को भारत में बनाएंगे तो उसकी यूनिट कॉस्ट हमको हमेशा ही ज़्यादा पड़ने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला अपडेट नेवल टेक्नोलॉजी को लेके, और अभी हम बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। बेंगलुरु बेस्ड तार्डेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने यूरोस्टोरी 2024 में अपना इनोवेटिव एआई बेस्ड सोल्यूशन नेवल वेसल्स के लिए शोकेस किया था, जिसका नाम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ हल एंड मशीनरी था, या इसको शॉर्ट में फाइम कहा जा रहा था। तार्डेट का मोटो स्वेट इन पीस टाइम सो यू कैन रिलैक्स इन डिफिकल्ट टाइम है, और ये उनकी फिलोसफी को परफेक्टली समराइज भी करता है। ये सिस्टम समुद्र में पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए और शिप की हल सेक्शन को और इसकी मशीनरी को प्रोएक्टिवली मॉनिटर करने के लिए डेवलप किया गया। अब नॉर्मली अभी शिप्स की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए हमको ये सब मैनुअली करना पड़ता है, और इसके लिए रेगुलर बेसिस पर शिप की जांच की जाती है। लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जहाँ पर मैनुअली जाकर शिप्स के इंजन से लेकर इसकी आउटर स्ट्रक्चर और हल्स को चेक किया जाता है कि इसमें कोई दिक्कत है या फिर नहीं है। नेवल वेसल को कमर्शियल शिप के मुकाबले यूनिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इनको लगातार रगड़ कर इस्तेमाल किया जाता है, ये हार्श कंडीशन में ऑपरेट करते हैं, एक्सट्रीम मैन्यूवर से इनको गुजरना पड़ता है और कॉन्स्टेंटली कोरोसिव एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने होते हैं। इस वजह से नेवल वेसल की हल पर सिग्निफिकेंटली ज़्यादा फटीग आती है, और फटीग की वजह से धीरे धीरे उनके सरफेस के ऊपर शॉर्ट टर्म बेसिस पर क्रैक स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इनको अगर सही टाइम पर ठीक नहीं किया जाए तो ये धीरे धीरे हल को कमजोर करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तार्डेट का 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके नेवीज और इसकी मैन्युफैक्चरर्स को एक कम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन को प्रोवाइड करता है, जिसमें फाइम कंटिन्यूसली शिप्स की हल, स्ट्रक्चरल मेंबर्स और स्टिफनेस को वेयर एंड टियर इशू के साइन को मॉनिटर करता रहता है। फिर कलेक्टेड डाटा को एनालाइज करके मेंटेनेंस नीड्स को प्रायोरिटाइज करता है, जिससे क्रू मेंबर सबसे क्रिटिकल एरिया पर सबसे पहले फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम इनसाइट्स को प्रोवाइड करता है, जो ऑपरेशनल प्रैक्टिस को मिनिमाइज करने में और वेसल पर आने वाले स्ट्रेस को मिनिमाइज करने में मदद करते हैं, और अंत में क्रूशियल कंपोनेंट की रिमेनिंग लाइफ स्पैन को भी एस्टिमेट करता है, जिससे सही टाइम पर इसको रिप्लेस करना और पोटेंशियल ब्रेकडाउन को अवॉइड करना आसान हो जाता है। और इससे नेवल वेसल की मेंटेनेंस आसान होने के साथ साथ इनकी ब्रेकडाउन के चांसेस भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।